हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है 2025 के लिए अच्छा चल रहा होगा। आई होप आप सब कुछ इजीली मैनेज कर रहे होंगे। उसमें हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है स्टडी विद सूर्य एकेडमी के माध्यम से। हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम के संबंध में जो क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर जो भी थीम्स हैं यूपीएससी की, उनको किस तरह से आप एनालाइज करें, और क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप किस तरह से टैकल करें, क्या उसकी हम अप्रोच लगा सकते हैं। प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जा कर के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन को लास्ट अंजाम तक पहुंचाइएगा। और ये हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस माध्यम से आप हमसे कनेक्ट होइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने पार्ट 1 देखा होगा। आज ये सेकंड क्लास है, सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसमें अगर हम क्वेश्चन देखें 2013 का, उसमें बोल रहा है वो क्वेश्चन का डिमांड ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक जस्टिस कीवर्ड है, इकोनॉमिक जस्टिस। जस्ट वेट। as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in। हालांकि मैंने इसमें आंसर भी दिए हैं बट यहाँ पर आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर आपको पता है, ऑलरेडी आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें, ठीक है, आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें, तो उनमें से इसमें कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक जस्टिस की जो धारणा है वो कहाँ पर प्रोवाइड होती है? प्रेम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की कहीं पर बात नहीं की गई है, तो ये तो डायरेक्टली ऑप्शन से बाहर आता है। ठीक है, प्रेम्बल में बोला है जस्टिस है, जस्टिस हमारे पास 3 तरह के होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, एंड द डीपीएसपीज, यस डीपीएसपीज में है। ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहा है द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगेन जब फंडामेंटल राइट्स हमने फर्स्ट ऑप्शन से नेग्लेक्ट कर दिया तो ऑलरेडी वो सी से बाहर हो गया और नन ऑफ द अबव है नहीं, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। तो यहाँ से हम जस्ट थीम पकड़ने की कोशिश करें कि जस्टिस, ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, वो बार बार पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का आपके सामने है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन। ठीक है, अब जो भी हमारे पास हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, के तहत ऐड किया गया था, इसमें हमने अभी तक 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो उस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में एक ड्यूटी हमारे पास है कि हम जो भी भारत की सर्वप्रभुता, एकता और अखंडता है उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसको एज यूजुअल बना के रखेंगे। तो ये सिंपल है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी। बट अगर हम ऑप्शन को एक बार निगाह लगाएं तो प्रेम्बल भी पूछा है, डीपीएसपी भी पूछा है एंड द फंडामेंटल राइट्स भी पूछा है, तो यहाँ पर आंसर निकल के आता है डी, हालांकि आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन का, प्लीज़ एनालाइज करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2017 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इज नॉट को मार्क कीजिएगा, इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स जब हम प्रेम्बल की बात कर रहे हैं, प्रेम्बल का मतलब होता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब ये आइडेंटिटी कार्ड है तो इस आइडेंटिटी कार्ड का जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव में किसको शामिल नहीं किया गया है? नॉट एम्बॉडीड इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी एंड लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड द लिबर्टी ऑफ बिलीफ। भाई अगर हम बात करें, लिबर्टी तो है, ठीक है, लिबर्टी है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई, इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं है। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये भी आपके पास आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव में शामिल है। बट इकोनॉमिक लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल में ऑब्जेक्टिव के रूप में शामिल नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मेकर थे उन्होंने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ठीक है, अगेन जो भी नॉट है उसको इजीली मार्क कीजिएगा, नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरलिज्म को कहीं पर डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि अगर हम बात करें डिफाइन कौन नहीं है, तो हमारे पास फेडरलिज्म या फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम जनरली फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कल के दिन अगर क्वेश्चन आ गए आपके पास कि कौन कौन डिफाइन है, तो जैसे कि फेडरेशन हुआ, ठीक है, माइनॉरिटी हुआ, माइनॉरिटी के बाद आपके पास अनटचेबल हुआ, अनटचेबिलिटी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, प्लीज़ इनको लिस्ट तैयार कीजिएगा, कल के दिन अगर आ गया तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पब्लिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो नॉट डिफाइंड, बेसिक स्ट्रक्चर नॉट डिफाइंड, पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो नॉट डिफाइंड, पब्लिक इंटरेस्ट, डोमिसाइल नॉट डिफाइंड, मार्शल लॉ नॉट डिफाइंड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये भी डिफाइन नहीं है, हालांकि इस पे क्वेश्चन आता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट डिफाइन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नॉट डिफाइन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइन, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो नॉट डिफाइन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट डिफाइन मैंने मार्क किया हुआ गोला। ठीक है, तो कौन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ, ठीक है, फीचर्स नहीं है फेडरलिज्म का। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये तो है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये तो। पावर हैज़ बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, द फेडरेशन यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, it is the result of an agreement among the फेडरेटिंग यूनिट्स। रिजल्ट एग्रीमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, जो भी हमारा इंडिया का फेडरलिज्म है ये तो एग्रीमेंट नहीं है ना, नॉट ए एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉट ए फीचर। ठीक है, तो देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आंसर इज डी, क्योंकि ये है ना, हमने बात किया था ना, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये तो फीचर है। दूसरा, पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइड, यस पावर का डिवीजन है, शेड्यूल 7 है। राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है ऑलरेडी। एंड डी इज, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, हमने इसको मार्क भी किया था रॉन्ग आंसर, बट हमने यहाँ पर इसको नोट के फॉर्म में देखा, तो यहाँ पर क्या आया, डी। ठीक है, आंसर इज डी, नॉट एन एग्रीमेंट। अरे नॉट एन एग्रीमेंट थोड़ा ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट आता है जो कि 2018 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्ड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर्स क्या है। ठीक है भाई, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि संविधान के अकॉर्डिंग सब इजीली चले। ठीक है, एज पर, तो यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ पावर है, बिल्कुल है, लिमिटेशन गवर्नमेंट पे लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 ये बात करता है। ठीक है, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, बिल्कुल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट के प्रति, कितना रॉन्ग स्टेटमेंट डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर ये बोल सकता था कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, तो ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर इसने उल्टा जवाब दिया है, तो जहाँ पर थर्ड है ये रॉन्ग होगा, थर्ड। ठीक है, 1, 2 एंड द फोर्थ, 1, 2 एंड 4, क्योंकि फर्स्ट इसमें है नहीं। तो आंसर समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको अपने आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 2019। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन में आता है। बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। राइट टू मैरी, ठीक है, राइट टू जो मैरी है ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आपको पता आर्टिकल 21। ये जो राइट टू मैरी है ये किसके अंतर्गत में आता है, आर्टिकल 21, दैट मीन्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार है आपके पास, आर्टिकल
21 में। तो उसी संबंध में राइट टू मैरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो पूछ रहा है, ठीक है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन में देखिएगा एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, द preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect, ठीक है। बी, नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल रॉन्ग, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, सेम लीगल। हमें पता है कि जो हमारे पास प्रेम्बल है हम उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते ना, ठीक है, तो सेम लीगल इफेक्ट तो नहीं है। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंटली। जब हम कोई भी वर्डिक्ट जारी करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लेते हैं किसी भी वर्डिक्ट में, तो हम प्रेम्बल को ज़रूर से एनालाइज करते हैं, लेकिन प्रेम्बल ही नहीं होगा जिसकी वजह से हम अपना डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ये बिल्कुल बाहर हो गया। लीगल इफेक्ट है लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं है। हम इसको जब हम प्रेम्बल को डिज़ाइन करते हैं तो इनडायरेक्टली इसका जो भी मीन्स है उसको अपने कोटेशन में, अपने जजमेंट में हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, ये जो वर्डिंग यूज हुआ है इंडिपेंडेंटली, ये इसको फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बाय इटसेल्फ द प्रेम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। बाय इटसेल्फ, क्या इसका मीन्स क्या आता है? by itself the preamble is not enforceable in a court of law, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये डिजाइन करना था क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप एनालाइज कर रहे होंगे क्वेश्चन का, किस तरह से वो फॉर्म कर रहा है क्वेश्चन का फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर आया है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉय बाई, यस, आर्टिकल है, डायरेक्ट आर्टिकल आपके पास है। अब आपको पता है ये 2020 का क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव प्रेम्बल में तो नहीं है, 7th शेड्यूल में तो आपके पास पावर का डिवीजन है, कन्वेंशनल प्रैक्टिस ये है नहीं, तो आंसर आपके पास क्या आया? बी। लेकिन अब आपके पास होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जब डीपीएसपी में ये बात कर रहा है, डीपीएसपी में ये बात कर रहा है, तो डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल के अंदर में इसको मेंशन किया हुआ? कहीं वो 48 तो नहीं है, 49 तो नहीं है, 50 तो नहीं है, या 51 तो नहीं है? प्लीज़ आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेपरेशन, ठीक है, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कौन से आर्टिकल के अंदर में मेंशन है? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछने की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आप क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 2020 का, अगेन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, मार्क कीजिएगा, डिफाइन इट इज बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। बी केयर, ये कहीं क्वेश्चन आपने पहले नहीं पढ़ा, यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, देखो अभी ये क्या लिखा हुआ है? फेडरलिज्म, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, तो क्या नहीं है? फेडरेशन नहीं है। और यहाँ पर उसने क्या पूछने की कोशिश की है आपसे क्वेश्चन के अंदर में? डिफाइन इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक पता चल रहा है कि PYQs का जो रिपीटिशन है वो मस्ट है, ठीक है। PYQs इसलिए मस्ट है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि डिफाइन इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, तो ये तो गलत है ना। भारत के संविधान में फेडरलिज्म या बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविज़न है ये डिफाइन नहीं है। हाँ, ये जो फेडरलिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स है, ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के हिस्सा है, ठीक है। पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का ये हिस्सा है एज पर केशवानंद भारती केस, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर हम याद क्या रखें कि जो हमारे पास प्रेम्बल है, ठीक है, प्रेम्बल कंटेन, इनको लिखता भी चलना ना, इनको लिखना भी चलना, कंटेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, वर्ड एज,
सेकुलर, ठीक है, वर्ड एज सेकुलर, वर्ड एज आपके पास इट इज, ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन कंप्लीटली, ठीक है, बी क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू थोड़ा ना प्रोवाइड किया है था, ठीक है, प्लीज़ मैंने इसको मार्क भी किया, डिफाइन प्रोवाइड, जो कि गलत है, तो आंसर आपके पास आएगा डी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड नहीं हुआ है, ये आपके पास जुडिशियल इंटरवेंशन है, ठीक है, ये जुडिशियल इंटरवेंशन है जिसके संबंध में हम बात भी करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डीपीएसपी आपके पास आर्टिकल 37 में ही बोलता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, 7 शेड्यूल ये नहीं है, बी क्लियर। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तब भारत का जो स्थिति थी वो क्या थी, ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी ए सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द डी इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आई होप ये क्वेश्चन आपने इजीली जज कर लिया होगा। आपको पता है कि जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसके रेफरेंस में भारत के प्रेम्बल में या भारत के जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसमें हमने 3 वर्ड जोड़े थे, उनका नाम है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड आपके पास क्या, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सोशलिस्ट है, सेकुलर है, ये बाहर हुआ, सेकुलर है, ये बाहर हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था नहीं, तो क्या था आपके पास, आंसर इज बी, ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो भारत का स्टेटस था जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। बी केयरफुल, ठीक है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तो 2024 का है। राइट टू प्राइवेसी, हमने राइट टू मैरी देखा था ना, तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 अंडरस्टूड है। जस्टिस पुट्टास्वामी केस हमने देखा था राइट टू प्राइवेसी का, तो इसको भी हमने राइट टू लाइफ डिग्निटी के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 21 में इसको मेंशन किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन, ये तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। अब यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट 1 राइट कहाँ पर है, इनकरेक्ट तो ये बाहर हो गया, ठीक है, बाकी 111 इज करेक्ट। अगेन ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपको पता है क्या कि जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी है 1949 में थोड़ा ना बैठी थी, इस दिन तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था ना, लेकिन ठीक है 26 अगस्त 1947 के आसपास ये जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी है ये बैठती है, ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया जाता 29 ऑफ अगस्त 1947 में। बी केयरफुल, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट इज रॉन्ग हो जाता है, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है, सेकंड इज रॉन्ग, तो आपके पास आंसर आया सी, आंसर आया सी। अब यहाँ तक आपने कुछ सीखने की कोशिश की होगी, आई होप कि किस तरह से हम PYQs को एनालाइज करें और किस तरह से PYQs को हम जो थीम है वो रिपीट हो रही है, आपके पास डायरेक्ट जो ऑप्शन है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे
राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी, ठीक है। कल के दिन वो कुछ और भी पूछ सकता है, राइट टू साइलेंस, इस तरह से जो आर्टिकल न्यूज़ में है करंट अफेयर के संबंध में। तो आपको जो PYQs है उसको एक कम्प्लीटली मैनर में प्रिपेयर करना है, और किस तरह से प्रिपेयर करना है मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी कीवर्ड हैं जिसके आपको हेल्प मिल सकती है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम 2025 के संबंध में, आप उनको ज़रूर से नोट डाउन करते चलिएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी तैयारी को एक होलिस्टिक वे में प्रिपेयर कीजिएगा। होलिस्टिक वे का मतलब हुआ कि सब कुछ कवर करते हुए हम PYQs, स्टैटिक, करंट, सब कुछ हम तैयार करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। मैं ऐसी कामना करता हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो का। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।